हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी इस खूबसूरत सी कहानी ऑब्सेशन की शुरुआत करते हैं। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। तभी उनके रूम का डोर ओपन हुआ, लेकिन दोनों इस बात से बेखबर बस एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी एक जोरदार आवाज उस कमरे में गूंजी, समर। उस आवाज से समर और यानली होश में आ गए। समर एक झटके में यानली से दूर हुआ और खड़े होते हुए कहा, मॉम, आप इस तरह चीख क्यों रही हैं। समर की बातें सुन पत्रलेखा ने कहा, चीख क्यों रही हूँ? तुम और ये दोस्त हो ना, तो फिर ये सब क्या है। यानली अब भी बेड पर वैसे ही पड़ी थी, उसकी टॉवल नीचे सरक चुकी थी। तभी पत्रलेखा जी अंदर आई और एक झटके में यानली का हाथ पकड़ उसे बेड से उठा अपने सामने करते हुए कहा, कौन हो तुम जो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रखा है? चाहते क्या हो? क्योंकि शायद तुम्हारी वजह से वो इस कमरे से बाहर नहीं आता, ना ही किसी से मिलता है। जो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रखा है तुमने। समर ने जल्दी से अपने क्लोजेट से एक जैकेट निकाल यानली को पहनाते हुए कहा, मॉम प्लीज आप उससे ऐसे बात मत कीजिए। यानली चुपचाप खड़ी पत्रलेखा जी की आंखों में देख रही थी, क्योंकि यानली के पास पावर थी कि वो लोगों की आंखों में देखकर उनका वजूद पहचान लेती थी। पत्रलेखा जी की आंखों में उसे ड्रैगन लोक दिख रहा था, जहाँ चारों तरफ बस आग की लपटें दधक रही थी। यानली के कदम डर से पीछे हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो उसने देखा ये क्या है। क्या ये सच में एक ड्रैगन है? यानली के एक्सप्रेशन देख समर ने उसके हाथों को पकड़ा और अपने पीछे करते हुए कहा, मॉम उसे डराइए मत, जाइए यहाँ से। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे और यानली के बीच एक रिश्ता है। ये सिर्फ दोस्त नहीं है मेरी, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं मेनोइल ब्रो से बात करूँगा, लेकिन मैं यानली को अपने साथ ही रखूँगा, अपने आप से दूर नहीं करूँगा। पत्रलेखा जी ने गुस्से में वहाँ से चली गई। उनके जाते ही समर यानली के सामने आया और कहा, यानली तुम ठीक हो ना? प्लीज मॉम की बातों को दिल पर मत लगाना। इससे पहले वो कुछ और कहता एक जोरदार का थप्पड़ उसके गालों पे पड़ा, जिससे वो पूरा हिल गया। यानली ने गुस्से में कहा, तुम मेरे करीब कैसे आए? और उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे अपने आप से दूर धकेल दिया। समर को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने गुस्से में यानली की कलाई पकड़ी और उसे मरोड़ उसके बैग से लगाते हुए एकदम से उसे अपने करीब करते हुए कहा, मैं करीब आया या तुम करीब आई? अगर मेरे करीब आने से प्रॉब्लम थी तो मुझे दूर करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तुमने मुझे दूर नहीं किया। तुम भी मेरे साथ एंजॉय कर रही थी किस को, और अब मुझे सिर्फ कटघरे में खड़ा कैसे कर सकती हो, जबकि गलती हम दोनों की है। यानली की आंखें पर्पल हो गई और उसके आंखों की रोशनी भी पर्पल हो गई। उसके आसपास पर्पल रोशनी घूमने लगी। ये देख समर ने एक झटके में यानली को छोड़ दिया। यानली की पर्पल आंखें इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो आंसुओं से भरी हुई चमक रही थी। समर उससे दूर होते हुए कहा, ये क्या है? तुम इस तरह शाइन क्यों कर रही हो? उसकी पर्पल आंखें कभी काली कभी पर्पल होती जा रही थी। वो अपने गुस्से को अपने अंदर दबा रही थी। एलॉय झील। मेनोइल दामिनी को लिए हुए उसी झील में गया जहां नीरी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। दामिनी जैसे ही उस झील में गई, उसे सब कुछ अजीब लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मेनोइल ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ये हमारी दुनिया है, जहां हम प्यार कर सकते हैं, जहां हम दोनों दर्द कम महसूस कर सकते हैं। दामिनी के आते ही उस झील में जैसे एक जान सी आ गई। मेनोइल ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और वहां एक खूबसूरत सा महल बना दिया। वो खूबसूरत से महल में मखमली बेड लगे हुए थे, चारों तरफ लाल पर्दे लटक रहे थे। 30 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी, जो मिलन अधूरा रह गया था, वो एक बार फिर से दोहराया जा रहा था। लेकिन फर्क इतना था कि जिसने 30 साल पहले नीरी की जान ली थी, आज वो खुद उस झील में मेनोइल के साथ थी। फार्म हाउस। कायन बेचैनी से उधर उधर घूम रहा था। तभी उसे दिल के पास बने निशान में एक चमक हुई, जिसे देख वो तुरंत गायब हो गया। आकाश लोक। पूरा आकाश लोक में घना अंधेरा छाया था। काले बादलों की घटाओं ने कायन को डरा दिया। कायन जल्दी से नलिन के पास आया और कहा, डैड। नलिन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कायन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें दामिनी को पृथ्वी पर नहीं भेजना चाहिए था। वो पृथ्वी पर जिससे मिली
मिली है वो ड्रैगन डेविल है जो उसे उस श्राप से आज़ाद तो कर सकता है, लेकिन अगर दामिनी और वो एक हुए तो आकाश लोक तबाह हो जाएगा। वो मोती जीवित हो जाएगा और उसका सामना दामिनी भी नहीं कर सकेगी। दामिनी को वापस लाओ। हम उसे लाने गए लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। वो उस ड्रैगन डेविल से प्यार करने लगी है और वो ड्रैगन डेविल उसे अपने कब्जे में कर चुका है। कायन अब आप ही उसे समझा सकते हैं, उसे वापस ला सकते हैं। कायन ने कहा, मुझे वो खंजर चाहिए। कायन ने जैसे ही ये कहा, नलिन ने कहा, कायन ने कहा, मैं जानता हूँ कि वो खंजर बस एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और मैं उसका इस्तेमाल उस ड्रैगन किंग को मारने के लिए करूँगा। 30 साल पहले ही अगर अपने एलॉय झील में दामिनी को ना भेजकर उस खंजर को मुझे दे दिया होता तो आज ये सब ना होता, तो शायद आज राजकुमारी निरी भी हमारे साथ होती। कायन की बात सुन नलिन जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा, काश हमने आपकी बात मान ली होती, और उस खंजर को बाहर निकाला। वो खंजर बहुत ही धारदार था। वो इतना साइन कर रहा था कि आंखों में चुभन हो रही थी। नलिन ने वो खंजर कायन को देते हुए कहा, याद रखना ये खंजर दामिनी को टच भी ना करे। अगर ये दामिनी को टच हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हाँ, बस एक बार ही वार करना। कायन ने कहा, ठीक है, और जैसे ही जाने को हुआ नलिन ने कहा, रुक जाओ। इस खंजर का इस्तेमाल आज से 4 दिन बाद करना, जब दामिनी अपने पावर से पूरे आकाश लोक को श्राइन करेगी। कायन ने कहा, हाँ। मैं अपना सिर झुका दिया और वहाँ से गायब हो गया। एलॉय झील। सभी लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि आज उस झील में जान आ गई थी। दामिनी के कपड़े बदल गए। इस वक्त उसने रेड गाउन पहन रखा था जो पूरा नेट का था, जिससे उसकी दूध जैसी मखमली बदन झलक रही थी। वो जैसे ही मेनोइल के सामने आई, मेनोइल उसकी खूबसूरती में खो गया। उसके दिल में एक अजीब सी धड़क हुई। दामिनी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। लाल होठ, नीलमणि सी आंखें और मखमली बदन पर लिपटा वो लाल गाउन दामिनी की बला की खूबसूरत बना रहा था। दामिनी के लंबे बाल उस झील की खूबसूरती के साथ और खूबसूरत लग रहे थे। दामिनी का बढ़ता एक एक कदम मेनोइल के होश गुम कर रहा था। मेनोइल दामिनी की खूबसूरती में ये भी भूल गया था कि वो एक डेविल है। मेनोइल आगे बढ़ा और दामिनी के हाथों पर जैसे ही हाथ रखा, दोनों की एक साथ आह निकल गई। आह आह। ना जाने क्यों आज दामिनी की छोटी सी आह ने मेनोइल के अंदर एक हलचल पैदा कर दी थी। मेनोइल तुरंत दामिनी से दूर हो गया और पीछे मुड़ते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं जितनी बार तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हारी ये मखमली बदन लाल और काली पड़ जाती है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहता दामिनी। इस वक्त मेनोइल की बैंक दामिनी की तरफ थी। दामिनी मेनोइल की बातें सुन मुस्कुरा रही थी। दामिनी एक झटके में मेनोइल के पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मेनोइल और दामिनी जैसे एक दूसरे के इतने करीब आए, उस झील में तूफान सा उड़ गया। दोनों की बदन पर अंगारे जैसे लग रहे थे, लेकिन दामिनी और मेनोइल एक दूसरे से दूर नहीं हुए। मेनोइल ने अपनी आंखें बंद की और दामिनी का हाथ पकड़ उसे अपने सामने करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी और दोनों ही दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दामिनी को हो रहा था क्योंकि वो एलॉय झील में थी। एक दामिनी का झील में डेविल पावर के साथ होना सबसे खतरनाक पल था। वो मेनोइल दामिनी को अपनी बाहों में जकड़ता चला जा रहा था क्योंकि आज पहली बार दामिनी की नज़दीकियों से उसे सुकून मिल रहा था। दामिनी की दूध जैसी बॉडी लाल हो चुकी थी और कहीं न कहीं इतनी काली हो गई जैसे कोयला। एलॉय झील में तूफान मच गया था क्योंकि दामिनी और डेविल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेशन। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको रोमांटिक पार्ट सुनना ना पसंद है तो प्लीज़ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे मत सुनिएगा क्योंकि वो लिमिट क्रॉस रोमांटिक है। आई होप आप समझेंगे। मुझे सुनाते वक्त भी बहुत ऑकवर्ड फीलिंग होती है, बट मैं क्या करूं, मेरा ये काम है, वो मैं करूंगी। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मत सुनिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को अनकंफर्टेबल फील हो। तो जो भी हो, अब आपके ऊपर है, आप सुनेंगे या नहीं, यह आपकी चॉइस है। मेरा काम था बताना जो मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ और एक हॉट एंड रोमांटिक पार्ट के साथ।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।